जब दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है, यहाँ के कैदियों से रेगिस्तान के बीचों बीच गड्ढे खुदवाए जाते हैं। लेकिन ये गड्ढे क्यों खुदवाए जाते हैं, इस बात का पता इन कैदियों को भी नहीं है। आखिर इस रेगिस्तान में ऐसा क्या रहस्य छुपा है? तो दोस्तों, स्वागत करता है आपका शॉर्ट भाई। तो कहानी की शुरुआत में हम स्टैनली नाम के लड़के को देखते हैं, जो सड़क पर चलता हुआ जा रहा था। तभी अचानक से उसके ऊपर जूते गिरते हैं। स्टैनली के पिता एक साइंटिस्ट है, जो जूते के अंदर से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इसीलिए स्टैनली उन जूते को अपने पिता के लिए लेकर जाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर पुलिस आ जाती है और स्टैनली को अरेस्ट कर लेती है। स्टैनली को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर पता चलता है कि वह जूते एक फेमस खिलाड़ी किए थे, जो चोरी हो गए थे। और क्योंकि अब स्टैनली के पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था, तो उसे ही इन जूता का चोर मान लिया जाता है और 18 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। स्टैनली को बस में बिठाकर एक रेगिस्तान के बीचों बीच बनी हुई जेल में ले जाया जाता है। यह जेल असल में एक रेगिस्तान में बनी हुई थी, जहां पर एक भी कैदी को बंद नहीं किया जाता, क्योंकि यह रेगिस्तान इतना बड़ा है कि कोई भी कैदी यहां से चाहकर भी नहीं भाग सकता। इस रेगिस्तान में चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे खोदे हुए थे, जो यहाँ पर आने वाले कैदियों ने खोदे हैं। हर एक कैदी को लगभग 5 फीट तक का गड्ढा खोदना पड़ता था, और अगर किसी भी कैदी को गड्ढा खोदते समय कोई भी चीज मिलती है तो उसे तुरंत वह चीज जेल के वार्डन को देनी पड़ती थी। और अगर वह चीज जेल के वार्डन को पसंद आती तो जेल का वार्डन खुश होकर कैदी को पूरे दिन की छुट्टी दे सकता था। स्टैनली को यह जेल और इसके नियम काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। स्टैनली देखता है कि यहाँ के कैदियों को सड़ा गला खाना खिलाया जाता है। स्टैनली को ऐसा खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जो उसे मिला था उसे भी एक कैदी ने उससे छीन लिया। स्टैनली को यह सब देखकर काफी बुरा लगता है, लेकिन वह यहाँ पर नया नया था तो किसी का भी विरोध नहीं कर सका। स्टैनली से एक जीरो नाम का कैदी पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया। स्टैनली बताता है कि उसे एक फेमस बेसबॉल खिलाड़ी के जूते चोरी करने के आरोप में यहाँ लाया गया है। स्टैनली जब रात के समय सोने जाता है तो उसे अपने दादा की कही हुई बात याद आती है। उसके दादा का कहना था कि उनके वंश के ऊपर किसी प्रकार का श्राप है, और वह श्राप उनके वंश के किसी भी लड़के को लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने देता। और यही कारण था कि स्टैनली के पिता भी अपनी रिसर्च में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। स्टैनली के कुल का एक पूर्वज, जिसका नाम स्टैनली फर्स्ट था, उसने स्टॉक मार्केट में काफी पैसा कमाया था, पर अचानक से उसे एक किसिंग कैट नाम की साइको किलर ने मार दिया और उसका सारा पैसा लेकर भाग गई। अगली सुबह देखते हैं जहां पर जेल के सारे कैदियों को थोड़ा सा खाना खिलाकर अपने अपने कुदाल चूज करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर स्टैनली जैसे ही एक कुदाल लेता है, उससे उसका कुदाल एक दूसरा कैदी छीन लेता है। ये कुदाल काफी छोटा और हल्का था, जिसकी मदद से गड्ढे को आसानी से खोदा जा सकता था। लेकिन स्टैनली आज भी यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं करता, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं चाहता था। अब स्टैनली और बाकी कैदियों को रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जहां पर आज कैदियों को गड्ढे खोदने थे। यहाँ पर भी बाकी कैदी स्टैनली को परेशान करने से पीछे नहीं हटते। उनमें से एक कैदी अपने गड्ढे से निकली हुई मिट्टी को वापस से स्टैनली के गड्ढे में डाल रहा था। यही से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें एक लाई नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो स्टैनली का ही पूर्वज था। लाई एक पिग फार्म में काम करता था, जहां के मालिक की बेटी मायरा उसे पसंद थी। लाई जेरूनी के पास जाता है, जो भविष्य बताने में काफी ज्यादा माहिर थी। लाई उससे जाकर पूछता है कि अगर मुझे किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे मेरे मालिक की बेटी पसंद है। जेरूनी उसे सलाह देती है कि तुम्हें सबसे पहले तो प्यार के मोह माया से बाहर निकलकर पैसा कमाना होगा, फिर तुम्हारे मालिक की बेटी ही क्या, कोई भी लड़की तुमसे प्यार करने लगी। लेकिन लाई को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह मायरा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। इसलिए वह सीधा अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है। मालिक कहता है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो और मैंने अपनी बेटी के लिए पहले से ही एक लड़का ढूंढ रखा है, जिसने मेरे पिग फॉर्म के लिए काफी सारे पिग भी गिफ्ट किए हैं, तो आइंदा से मेरी बेटी की ओर नजरें मत करना। ऐसा सुनते ही लाई को काफी ज्यादा दुख होता है और वह फिर से जेरूनी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अब जेरूनी को यहाँ पर ऐसा सुनते ही लाई के ऊपर दया आ जाती है और वह उसे कहती है, तुम्हें हर रोज एक पिग को पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर पानी पिलाना होगा, और जब वह पिग पानी पी रहा हो तो तुम्हें एक गीत गाना होगा, जिस गीत में तुम अपने प्यार को बता रहे होगे। तुम देखोगे कि थोड़े ही समय बाद वह पिग काफी बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे मन का सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें वह पिग ले जाकर तुम्हारे मालिक को गिफ्ट में देना है, और यह सभी करने के बाद तुम्हें मुझे मतलब कि जेरूनी को भी पहाड़ पर ले जाकर पानी पिलाना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे कुल के ऊपर एक श्राप लग जाएगा और फिर
तुम्हारे कुल में कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। अब लाई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वह जेरुनी की इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और वह हर रोज एक पिग को ले जाकर पहाड़ी की चोटी पर पानी पिलाता है और गीत गाता है। अविश्वसनीय रूप से देखते ही देखते वह पिग काफी बड़ा हो जाता है और एक दिन लाई उस पिग को अपने मालिक को गिफ्ट देते हुए कहता है कि आपकी बेटी मुझे काफी पसंद है, आप उससे मेरी शादी करवा दीजिए। मायरा भी उस समय वहां पर ही थी, लेकिन मायरा और उसका पिता दोनों ही कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मतलब मायरा भी कहती है कि तुम्हारे पास भले ही यह बड़ा वाला पिग है, लेकिन जिस लड़के को मेरे पिता ने मेरे लिए देख रखा है वह काफी ज्यादा धनी है। अब लाई को भी यहां पर यह बात समझ में आ जाती है कि वह इतने टाइम से एक गलत लड़की से प्यार कर रहा था, क्योंकि वह लड़की तो सिर्फ धन से प्यार करती है। इसीलिए लाई अब गुस्से में आकर पैसे कमाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसे जेरुनी को ले जाकर पहाड़ी की चोटी पर पानी पिलाना था और ऐसा न करने की वजह से उसके कुल के ऊपर श्राप लग जाता है। अब कहानी को फिर से वर्तमान में दिखाया जाता है, जहां पर स्टैनली के हाथों में गड्ढे खोदते खोदते छाले पड़ जाते हैं। क्योंकि स्टैनली यहां पर नया नया था, तो वह पहले दिन अपने खोदे गए गड्ढे से बाहर भी नहीं निकल पाता, लेकिन कैसे भी करके उसे गड्ढे से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन समय के साथ साथ स्टैनली अपने आप को यहाँ के वातावरण के अनुसार डालने लग जाता है। अब वह सुबह सुबह सबसे जल्दी उठता और नहा धोकर वहीं सड़ा गला खाना खाते हुए अपनी कुदाल लेकर खोदने के लिए निकल पड़ता। लेकिन यहाँ के वह शैतान लड़के उसे परेशान करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। कभी उसका खाना छीन लेते, कभी उसकी कुदाल को छीन लेते और कभी कभी उसके खोदे हुए गड्ढे में मिट्टी डाल देते। लेकिन फिर भी स्टैनली यहां पर किसी का भी विरोध नहीं करता। असल में स्टैनली कमजोर नहीं था, बल्कि वह यहां पर किसी से लड़ना ही नहीं चाहता था कि लड़ने से बात और भी बढ़ जाती और उसे तो सिर्फ अपनी 18 महीने की जेल काटकर किसी भी तरह से यहां से बाहर निकलना था। इसलिए जब कभी भी कोई उसे तंग करता तो वह नम्र होकर वहां से निकल जाता। आज स्टैनली को गड्ढा खोदते समय एक बड़े से कोयले का टुकड़ा मिलता है। वह तुरंत से उस टुकड़े को मिस्टर पेन को देता है, लेकिन मिस्टर पेन कहते हैं कि यह कोयले का टुकड़ा वार्डन के किसी काम का नहीं है। ऐसी चीजों में वार्डन को कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें कोई और चीज मिलती तो शायद वार्डन तुम्हें 3-4 दिन की छुट्टी दे देती। अब पेन स्टैनली को बताता है कि आज यह जो रेगिस्तान है, पहले यहाँ पर रेगिस्तान नहीं था। पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी झील थी, इसके आसपास लोग रहते थे। अब यहाँ से फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें इसी रेगिस्तान को दिखाया जाता है जो पहले एक झील थी और यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पर हमें एक सेम नाम के प्याज के व्यापारी को दिखाया जाता है, जो अपने प्याज को भी बेचते हुए कहता है कि मेरे प्याज में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। यहाँ पर एक कैथलीन नाम की टीचर भी है, जो चुपके सेम को पसंद करती थी और सेम भी उसे पसंद करता था। लेकिन यहाँ के लोगों को सेम और कैथलीन का ऐसे नजदीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन गांव का एक आदमी सेम और कैथलीन को नजदीक आते हुए देख लेता है और वह यह सारी बात जाकर गांव वालों को बता देता है। गुस्से में आकर गांव वाले सेम के घर और कैथलीन की स्कूल में आग लगा देते हैं। कैथलीन भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस वाला भी कहता है कि यह तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें एक नीची जाति है कि इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी इस गलती की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। यह सुनते ही कैथलीन डर जाती है और वह तुरंत भागकर सेम के पास जाती है। लेकिन जब तक वह जाती है काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब तक गांव वालों ने सेम को मार दिया था और अब उसकी लाश को दूर ले जा रहे थे। कैथलीन सेम की मौत का बदला लेने के लिए सीधी सादी लड़की से एक साइको किलर बन जाती है और वह सबसे पहले जाकर उसी पुलिस वाले को मारती है और फिर एक एक करके बाकी लोगों को भी मारने लग जाती है। वह किसी भी इंसान को मारने के बाद उसके माथे को चूमती थी, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया किसिंग कैट। अब हमें फिर से वर्तमान समय का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्टैनली को एक लड़का परेशान करता है, पर स्टैनली इस बार सहन नहीं करता और वह उस लड़के से लड़ने लग जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के बाद बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है कि स्टैनली कमजोर नहीं है, बस वह किसी से लड़ना नहीं चाहता। इस लड़ाई के बाद स्टैनली की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जहां पहले उसे लाइन में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था, अब उसे खाना हो या पानी सबसे पहले मिल जाता है। अब यहाँ पर जीरो नाम का उसका एक दोस्त भी बन जाता है। जीरो को पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, लेकिन स्टैनली को आती थी। तो जीरो स्टैनली से कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ना सिखा सकते हो।
लेकिन स्टैनली कहता है कि गड्ढा खोदकर आने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हें पढ़ना सिखा सकूं। एक दिन जब मिस्टर शान सभी लड़कों को पानी दे रहे थे तो उनमें से एक लड़का चुपके से आता है और मिस्टर शान की गाड़ी में से सूरजमुखी के बीज चुरा लेता है। मिस्टर शाम तब तो वहां से चले जाते हैं और वह लड़का उन बीजों को सभी लड़कों को बांट देता है। लेकिन मिस्टर शान वापस आते हैं और उनके पास उन बीजों को देख लेते हैं तो स्टैनली उस इल्जाम को अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि यह बीज मैंने चुराए थे। अब मिस्टर शान स्टैनली को लेकर जेल की वार्डन के पास जाते हैं। जेल की वार्डन असल में एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। उसके ऑफिस में कई सारी किसिंग कैट की तस्वीर लगी हुई थी। वह स्टैनली से तो कुछ भी नहीं कहती, पर इसके बदले में वह मिस्टर शान को ही जोर से छांटा मारती है और कहती है कि तुम सिर्फ कुछ सूरजमुखी के बीजों की वजह से ही इसका काम रुकवाकर यहां मेरे पास लेकर आए हो। अब जब स्टैनली वापस आता है तो सारे कैदियों के बीच उसकी काफी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। सब उसे काफी ज्यादा बहादुर समझते हैं क्योंकि किसी दूसरे की गलती का इल्जाम भी उसने अपने ऊपर लिया था, सिर्फ उस इंसान को बचाने के लिए। जीरो भी खुश होकर स्टैनली का गड्ढा खुद ही खोद देता है, जिसकी वजह से स्टैनली अब जीरो को पढ़ाने के लिए राजी हो जाता है। अब यहां से हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सेम की मृत्यु के बाद वह झील सूख जाती है और यहां पर एक बड़ा सा रेगिस्तान बन जाता है। और अब कैथलीन साइको किलर किसिंग कैट बनने के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती थी जिन्होंने सेम को मारा था और उसके स्कूल और घर को आग लगाई थी। लेकिन बाद में किसिंग कैट लोगों को भी लूटती थी और फिर उन्हें मार देती थी। स्टैनली फर्स्ट, जो स्टैनली का पूर्वज था, उसे भी किसिंग कैट ने ही मारा था और उसका सारा खजाना लूट लिया था। लेकिन जब इस खजाने का पता वॉकर नाम के आदमी को चलता है तो वह किसिंग कैट से उस खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन किसिंग कैट उसे कुछ भी नहीं बताती और अपने आप को एक जहरीले जानवर से कटवाकर मार देती है। और इस जेल की वार्डन खूबसूरत लेडी वॉकर की ही वंशज है, जो अभी भी स्टैनली फर्स्ट के खजाने को इस रेगिस्तान में ढूंढ रही है। और इस खजाने को ढूंढने के लिए उन्होंने यहां पर जेल बनवाई है ताकि वह कैदियों से गड्ढे खुदवा सके और खजाने को ढूंढ सके और उन्हें खर्चा भी ना हो। अब हम स्टैनली को देखते हैं जो जीरो को पढ़ने में उसकी मदद करता है। यहां पर पढ़ाते पढ़ाते ही स्टैनली को पता चलता है कि जीरो का असली नाम हेक्टिक जेरूनी है, मतलब कि जीरो जेरूनी का वंशज है, वही जेरूनी जिसने स्टैनली के पूर्वज लाई को श्राप दिया था। अब जब स्टैनली जीरो की पढ़ने में मदद करता है तो जीरो भी उसका आधा गड्ढा खुद खोद देता है, जिसकी वजह से बाकी कैदियों को दुख होता है और उनमें से एक कैदी एक दिन स्टैनली से लड़ने लग जाता है। मिस्टर पेन भी उस समय वहां पर आ जाता है और उन दोनों को लड़ने के लिए उकसाते हैं। स्टैनली को हारता देख जीरो भी उसकी मदद करता है, लेकिन तभी वहां पर जेल की वार्डन भी आ जाती है। जेल के बाकी कैदी बताते हैं कि स्टैनली अपना आधा गड्ढा तो खुद खोदता है और बाकी आधा जीरो से खुदवाता है। स्टैनली इस पर कहता है कि मैं इसके बदले में जीरो को पढ़ना सीखता हूं। ऐसा सुनते ही मिस्टर पेन जीरो का मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में आकर जीरो कुदाल से मिस्टर पेन के ऊपर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जेल की वार्डन कहती है कि भाग जाने दो उसे, हम इसकी फाइल ही नष्ट कर देंगे। वह भागकर कहां भागेगा, उसे यहां पर कोई भी ढूंढने वाला नहीं है। अगले दिन स्टैनली जीरो को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में भाग जाता है। उसे रेगिस्तान के बीचों बीच एक नाव दिखाई देती है। वह उस नाव के नीचे देखता है तो जीरो वहीं पर छुपा हुआ था। दोनों मिलकर उस नाव को सीधा करते हैं तो उसके अंदर कुछ बीज होते हैं। उन बीजों को यह दोनों खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। असल में यह नाव वही थी जिसके अंदर सेम को गांव वालों ने मारकर छोड़ा था और इस नाव में जो बीज मिले यह वही बीज थे जो किसिंग कैट, मतलब कि कैथलीन ने सेम को दिए थे। अब जीरो और स्टैनली दोनों ही रेगिस्तान में आगे बढ़ने लग जाते हैं। वह दोनों आगे बढ़ते हैं और जीरो थक जाता है और वह कहता है कि तुम अकेले ही आगे बढ़ो स्टैनली। लेकिन स्टैनली उसे यहां पर नहीं छोड़ता और उसे अपने पीठ पर ले जाकर पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। पहाड़ी के ऊपर जाते ही दोनों को वही प्याज मिलते हैं जो सेम बेचा करता था और स्टैनली खुद तो वह प्याज खाता है और वह जीरो को भी प्याज खाने के लिए देता है। सच में उस प्याज को खाते ही उन्हें अपने अंदर एनर्जी मिलती है और स्टैनली जाने अनजाने में अपनी फैमिली से सुना हुआ वही गीत गाने लग जाता है जो लाई, मतलब कि स्टैनली का पूर्वज, पिग को पानी पिलाते हुए गाता था। और जाने अनजाने में ही सही, पर स्टैनली जीरो, जो कि जेरूनी का वंशज था, उसे अपनी पीठ पर उठाकर लाता है और उसे यहां पर लाकर पानी भी पिलाता है, जिसकी वजह से अब स्टैनली के वंशज के ऊपर लगा श्राप हट जाता है और स्टैनली के पिता का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। इधर जीरो स्टैनली को बताता है कि जिन जूते के चोरी के इल्जाम में
तुम यहाँ आए हो, वह जूते असल में मैंने ही चुराए थे, और जब पुलिस उन जूतों को ढूंढ रही थी तो मैंने डरकर वह जूते नीचे फेंक दिए थे। लेकिन अगली बार फिर से जब मैं जूते चुराने गया तो वहां पर पकड़ा गया। थोड़ी देर बाद यहाँ आराम करने के बाद दोनों ही भागकर फिर से उन्हीं गड्ढों के पास जाते हैं जिन गड्ढों को इन्होंने खोदा था। एक गड्ढा ऐसा था जहां पर पहले स्टैनली को किसिंग कैट की लिपस्टिक का खोखा मिला था। ये दोनों आकर यहीं पर खुदाई करते हैं और उन्हें सच में वही खजाना मिल जाता है जो स्टैनली फर्स्ट का चुराकर किसिंग कैट ने छुपाया था। लेकिन तभी वहां पर अचानक से वार्डन और मिस्टर शान और मिस्टर पेन भी आ जाते हैं। लेकिन तब अचानक से वहां कुछ कीड़े भी आ जाते हैं जो जीरो और स्टैनली के ऊपर चढ़ जाते हैं। पहले तो वार्डन को लगा कि यह कीड़े इन्हें काट लेंगे, जिसकी वजह से यह दोनों मर जाएंगे और फिर मैं खजाने को ले लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और सुबह हो जाती है। अगली सुबह वार्डन कोई और चाल चलती। उससे पहले ही स्टैनली का वकील वहां पर आ जाता है क्योंकि स्टैनली पहले ही बेकसूर साबित हो चुका था। अब वार्डन यहां पर वकील को कहानी सुनाते हुए कहती है कि यह दोनों जेल के इस बॉक्स को चुरा कर लाए हैं। लेकिन वकील और बाकी लोग देखते हैं कि उस बॉक्स के ऊपर स्टैनली का ही नाम लिखा हुआ था, मतलब कि यह बॉक्स उसके पूर्वजों का ही था। अब वकील जीरो और स्टैनली दोनों को यहां से लेकर जा रहा होता है, लेकिन वार्डन कहती है कि जीरो की अभी सजा बाकी है तो तुम इसे यहीं पर रहने दो। लेकिन वार्डन ने तो पहले ही जीरो की सारी फाइलें नष्ट कर दी थी, तो कानूनी तौर पर अब जीरो भी यहां नहीं रह सकता था। लेकिन फिर वकील साबित करता है कि इस जेल में काम करने वाला मिस्टर शान और डॉक्टर पेन दोनों ही फर्जी है, जिसकी वजह से कोर्ट वार्डन को भी जेल की सजा सुनाते हैं और उस जेल को हमेशा के लिए बंद करवा देता है और कानूनी तौर पर वह खजाना स्टैनली के परिवार को दे दिया जाता है। स्टैनली उस खजाने में से कुछ खजाना जीरो को देता है। जीरो उस खजाने की मदद से एक डिटेक्टिव को हायर करता है और अपनी मां को खोज लेता है, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है जहां से आज दिन तक कोई भी कैदी नहीं भाग सका। न जाने कितने बड़े से बड़े कैदी यहां पर आए, लेकिन सब आकर यहां पर ढेर हो गए। जिस भी कैदी ने इस जेल से भागने की कोशिश की वह मारा गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ईपी एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह दुनिया की